आज केमिस्ट्री देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में आपको हम एक क्वेश्चन दिए हुए थे बनाने के लिए, जो ये था कि देखिए ना, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे लेकिन आप समझ जाइएगा कि किसी मिश्रण में दो अवयव P और Q दिया हुआ है। ठीक, अब P का मोल अंश दिया हुआ था, P का मोल अंश दिया हुआ था 0.04, ऐसे ही कुछ दिया हुआ था, या तो 0.4 होगा या तो 0.6 होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको कंफर्म याद नहीं है। तो बोल रहा है कि Q का मोल अंश क्या होगा, Q का मोल अंश निकालना है। आप ये समझिए 0.6 दिए होंगे तो आप 0.6 कर लीजिएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, आपके कॉपी में लिखा हुआ है कि किसी मिश्रण में दो अवयव P और Q है, यदि P का मोल अंश 0.4 है तो Q का मोल अंश क्या होगा। है देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी मिश्रण में जितने अवयव होंगे सभी के मोल अंश का योगफल कितना होता है, 1 होता है। है देखिए, अक्स, अक्स मतलब क्या, मोल अंश। देखो हम यहां लिख दिए P मतलब क्या, P का मोल अंश प्लस फिर मोल अंश किसका, Q का, दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, अक्स P मतलब P का मोल अंश कितना दिया हुआ है, 0.4 प्लस ये अक्स Q बराबर 1। तो देखो अक्स Q बराबर 1 माइनस ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 घटा 0.4, यहाँ कुछ नहीं पॉइंट दे सकते हैं हम लोग, 1 ढाई 10, 10 में 4 गया 6, मतलब 0.6, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हम वीडियो में दिए होंगे कि मतलब जो वीडियो बताए थे उसमें यदि 0.6 दिए होंगे, अभी आप ये उतार लीजिए, इसके हिसाब से 0.4 के हिसाब से ये सही है। यदि हम दिए होंगे 0.6 दिए होंगे तो 0.4 निकलेगा, 10 में 6 जगह कितना बचेगा, 4। कितना आसान था ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। थोड़ा सा एक जगह चमक रहा है, हल्का सा अंधेरा है आज, तो आप लोग मैनेज करेंगे क्योंकि जान रहे 2-3 दिन से दिन पूरा खराब है, तो पूरा चारों साइड से घेरा हुआ है, अंधेरा टाइप का है। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं। आगे इसी पे हम बनाने के लिए देते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लिखते हैं, किसी मिश्रण में मात्र 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाने के लिए, बना के भेजिएगा। किसी मिश्रण में 2 को 3 कर दीजिए, 3 अवयव A, B तथा C उपस्थित है। यदि B तथा C का मोल अंश क्रमशः 1/3 तथा 1/4 हो तो A का मोल अंश क्या होगा। तो A का मोल अंश क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन इसमें हम देखे, पहले HW ही दे रहे हैं, ठीक, एकदम बना के भेजिएगा जैसे पिछला था ना, सेम उसी तरह। जरा सा हम आपको ये कर दें कैसे बनाइएगा। जैसे 3 अवयव है,
तीन अवयव है तो एक्स ए बराबर कितना दिया है 1/3, एक्स बी बराबर 1/4, सॉरी बोल रहा है बी तथा सी का, मतलब ये किसका दिया है बी का और ये किसका दिया है सी का। ए का पूछ रहा है, आपको हम बोले थे चाय मिश्रण में कितनों अवयव रहे सबको जोड़ देंगे तो योगफल 1 होगा, इसका मान निकालना है। ये सब है वैसे कर दीजिएगा 1/4 बराबर 1। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग और बना के भेजेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, किसी मिश्रण में दो अवयव ए तथा बी उपस्थित है, यदि बी का मोलंश 0.625 हो तो ए का मोलंश क्या होगा। यही दोनों क्वेश्चन आप लोग बना के भेजेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आप लिखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है ये, परासरण ओस्मोसिस क्या है। आप क्वेश्चन लिख रहे हैं परासरण, ब्रैकेट में इंग्लिश लिखें ओस्मोसिस, OSMOSIS, ओस्मोसिस क्या है। आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, आंसर इसका लिखिएगा। बहुत आसान है, वीवीआई भी है ये, लेकिन सबसे बड़ा बात कि ये आसान है। देखिए आंसर इसका क्या लिखते हैं, जब दो, हम बोल भी रहे हैं, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल को एसपीएम के द्वारा, अच्छा आप बोलिए तो एसपीएम का फुल फॉर्म, एसपीएम का फुल फॉर्म बताइए तो। नहीं पता, अभी तुरंत पिछले क्लास में बताए थे। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, सब आप लोग भूल जाते हैं। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल को एसपीएम के द्वारा अलग किया जाए तो अलग किया जाता है, लिख लीजिए, अलग किया जाता है तो विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होने लगता है। सुनिएगा, हम एक बार फिर से बोलते हैं, फिर से हम बोलते हैं, बिल्कुल कहीं चमक भी नहीं रहा है। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल को एसपीएम के द्वारा अलग करके अलग किया जाता है तो विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होने लगता है। फुल स्टॉप। विलायक के इसी गमन को, विलायक के इसी गमन को परासरण कहते हैं।
कितना आसान है। आपको हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाएंगे। जैसे देखिएगा, अच्छा ये आप समझते हैं ना सांद्रता मतलब क्या होता है? सांद्रता मतलब गाढ़ापन, नहीं, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल को, दो भिन्न भिन्न सांद्रता मतलब किसी का सांद्रता ज्यादा होगा, किसी का सांद्रता कम होगा, एसपीएम के द्वारा मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक का गमन, विलायके का गमन होगा। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हम लोग किसी विलयन को डालेंगे या घोल को डालेंगे तो क्या होता है, वहां पे विलय का गमन नहीं होता है। पिछले क्लास में आपको बताए हैं, जिस समय ये पढ़ाए हैं कि एसपीएम क्या है, नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, आप पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो वो क्या करता है कि केवल विलायक को पास होने देता है। तो वही ये बोल रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोल को एसपीएम के द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होने लगता है। निम्न मतलब कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर होने लगता है। और इसी गमन को क्या कहते हैं हम लोग? परासरण कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। पहले इसमें एक चित्र बना लीजिए। चित्र आपके लिए हम बनाएंगे और नीचे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाहर हम देख रहे हैं तो चारों साइड से अंधेरा है। इसके नीचे चित्र बनाइएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हम एक साइड रख दिए हैं निम्न सांद्रता वाला घोल, ये, और अब ये एसपीएम, यही हम क्या लिख दिए, एसपीएम, और इधर ले लिए उच्च सांद्रता वाला घोल, उच्च सांद्रता वाला घोल। यदि हम ऐसा करके रखेंगे, एक साइड निम्न सांद्रता वाला घोल, एक साइड उच्च सांद्रता वाला घोल, उच्च सांद्रता वाला घोल, इस जगह चमक रहा है, यहाँ वाला लिखे, वाला, उच्च सांद्रता वाला घोल। यदि ऐसा हम लोग करेंगे ना तो क्या होगा कि निम्न विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से है इधर जाने लगेगा उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कॉपी में लिख भी लीजिएगा। बहुत छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। जैसे किशमिश आप लोग देखे हैं, देखे हैं ना, वो जो छोटा छोटा होता है, मीठा लगता है खाने में। जब किशमिश को दूध में रख दीजिएगा, दूध में रखिएगा तो किशमिश फूल जाता है, फूलता है ना, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फूलता है किशमिश। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग किशमिश, किशमिश के अंदर थोड़ा सा रस होगा कि नहीं, हल्का सा भी, थोड़ा सा रस होता रहता है किशमिश के अंदर, तब वो मीठा लगता है। तो थोड़ा सा जो रस होता है किशमिश का, किशमिश का जो थोड़ा सा रस है वो तो बहुत गाढ़ा होगा, बहुत गाढ़ा ही रहता है ना, किसकी अपेक्षा? दूध की अपेक्षा। समझिएगा ध्यान से, आप दूध का चित्र मन में बना लीजिए और किशमिश का चित्र मन में बनाइए, ऐसे मन ही मन सोचिए ना। तब देखिए दूध जो है किशमिश की अपेक्षा दूध निम्न सांद्रता वाला घोल हो गया। मतलब कि दूध क्या हो गया? कम सांद्रता वाला, कम सांद्रता वाला घोल है। और किशमिश क्या हो गया? उच्च सांद्रता वाला हो गया, उच्च सांद्रता वाला घोल, क्योंकि गाढ़ा है किशमिश का रस दूध की अपेक्षा। तब दूध क्या होता है? दूध क्या होता है? किशमिश के अंदर चला जाता है, तब तो वो फूल जाता है। या पानी में भी रखिएगा ना तो पानी में भी फूल जाता है, फूलता है ना। तो क्या है? पानी भी कम सांद्रता वाला घोल है और दूध भी कम सांद्रता वाला घोल है। किसकी अपेक्षा? किशमिश के अंदर जो थोड़ा सा रस रहता है उसकी अपेक्षा। तो मन ही मन आप फील कीजिए कि यहाँ ये साइड दूध है, ये साइड किशमिश है, मतलब दोनों एक के बर्तन में है। तो दूध जो है किसके अंदर जाने लगेगा? किशमिश के अंदर। या पानी रखेंगे, गरीब आदमी हम लोग पानी रख देंगे
तो पानी रखेंगे तो क्या होगा, पानी भी किसके अंदर चला जाएगा, किशमिश के अंदर। तो ऐसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। मतलब यहाँ लिख देंगे कि यदि किशमिश को, देखिए लिखे ना, हम बोलते हैं यदि किशमिश को पानी में रखा जाए तो किशमिश फूल जाता है। हम फिर से बोल रहे हैं, यदि किशमिश को पानी में रखा जाए तो किशमिश फूल जाता है, क्योंकि पानी का गमन किशमिश के अंदर होने लगता है, क्योंकि पानी का गमन किशमिश के अंदर होने लगता है। ठीक, इसी को आप समझ लिए कि किशमिश उच्च सांद्रता वाला हो गया और दूध क्या हो गया, निम्न सांद्रता वाला या कम सांद्रता वाला घोल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आसान भी है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, क्या है। देखिए हम क्या लिखें, परासरण दाब, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। चलिए क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, हम जरा सा नीचे इसको करके लिखते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये टी शर्ट के बारे में कि सर ये टी शर्ट जो है कि मजदूर वाला टी शर्ट पहन के वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान किसान पर ही टिका हुआ है। और ये टी शर्ट यदि कोचिंग खुला रहता तो कुछ बच्चों को बांटते, क्योंकि हम छड़ खरीदे थे ना, 17 कुंटल छड़ लगा था, खरीदे थे मेरे घर में। तो जहाँ छड़ खरीदे थे वही दे दिए। देखिए कैप्टन लिखा हुआ है इस पर, कैप्टन छड़ लगाए थे अपने घर में। तो लगभग हमको लगता है 12 या 13 को शर्ट दे दिया था, टी शर्ट एकदम सेम टू सेम यही कैटेगरी का। तो इसलिए इतना है कि थोड़ा यही पहन लेते हैं, एक दो को दे दिए हैं दोस्त सबको। आप लोग रहते तो पीछे में हम लिखवा देते हैं, कोचिंग खुला रहता तो पीछे हम ITC लिख देते हैं, स्टूडेंट सबको दे देते हैं। आप लोग भी जब ज्यादा छड़ खरीदिएगा तो मिलेगा वहाँ। अपने दे दिया था कि लीजिए जो है कि टी शर्ट प्रचार के लिए, नहीं होता है सब अपना अपना प्रचार है। तो आज आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया कि ये टी शर्ट बार बार क्यों पहनते हैं। बहुत सारा यही टी शर्ट रखा हुआ है, 3-4 तो दिए हैं दोस्त सबको, जो बचा होगा गिने उन्हें नहीं, आप लोग को भी दे देंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यही सब स्टूडेंट पूछबे करता है, सर टी शर्ट मजदूर वाला, मजदूरों के ऊपर अपना हिंदुस्तान टिका हुआ है। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। नहीं, किसने बनाया हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान या भारत के मजदूर किसान। चलिए अब बात करते हैं हम लोग परासरण दाब का। ठीक, बहुत इजी है ये भी। अब आप समझिएगा, है देखिए इसको हम यदि मिटा दें तो ये क्या बन गया, परासरण, परासरण दाब। ठीक, अब परासरण दाब, परासरण दाब, वैसा दाब जो परासरण का हो उसी को परासरण दाब कहें। ये लिखिएगा नहीं, आपको हम ऐसे समझा रहे हैं
कि वैसा दाब जो किसका हो, प्रासरण का हो, उसी को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। या प्रासरण के क्रिया में जो दाब उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। ये भी हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं कि प्रासरण की क्रिया में जो दाब उत्पन्न होता है उसी को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। तो फिर पूछ देगा आपको प्रासरण का क्रिया क्या है। अभी हम लोग देखें कि प्रासरण की क्रिया में विलायक का गमन किधर होता है, समझिएगा। इधर निम्न सांद्रता वाला घोल लिए थे, इधर उच्च सांद्रता वाला घोल लिए थे, इधर से ये साइड जा रहा था। मतलब यदि इधर पानी है, इधर किशमिश है, किशमिश इधर है, तो देखिएगा पानी किशमिश, यदि इधर किशमिश लिए, इधर पानी लिए, तो पानी किधर जाएगा, किशमिश में जाएगा। मतलब निम्न सांद्रता से किस में जा रहा है, घोल उच्च सांद्रता में। तो जब उच्च सांद्रता की ओर घोल जा रहा है, उधर घोल का गमन हो रहा है, विलायक का गमन हो रहा है, पानी का गमन हो रहा है, या दूध लेंगे तो दूध का गमन होगा। तो स्वाभाविक सा बात है कि जिधर पानी का गमन होगा उधर दाब भी तो उत्पन्न होगा। इधर क्या होगा, दाब उत्पन्न होगा, चाहे वो दाब बहुत कम ही क्यों ना हो, नहीं, चाहे वो दाब 2 एटीएम हो या 3 एटीएम हो, 5 एटीएम हो, 10 एटीएम हो, कुछ भी हो। एटीएम दाब का मात्रक होता है ना, एटीएम। तो देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, प्रासरण दाब। मतलब प्रासरण की क्रिया में जो दाब उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। लेकिन थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, जैसे ध्यान से सुनिएगा। प्रासरण की क्रिया में, एकदम ध्यान से सुनिए, प्रासरण की क्रिया में विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल की ओर से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। इस क्रिया में उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है। उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। क्या लिख लीजिएगा, हम लिखते हैं। हो सकता है बहुत बच्चे नहीं लिख पाए। है देखिए, हम लिख रहे हैं प्रासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में, प्रासरण की क्रिया में विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। इस क्रिया में उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रासरण दाब कहते हैं। कहीं चमक रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम बोल भी तो रहे हैं, और जानते हैं कि हम जो बोलते हैं हमको लगता है वही ठीक है, ये लिखते हैं तो झूठों का समय इसमें बर्बाद होता होगा। जैसे हम बोलते हैं कि प्रासरण की क्रिया में विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। स्वाभाविक सा बात है, जिधर पानी का गमन होगा दाब भी तो उत्पन्न होगा। तो पानी का गमन किशमिश के अंदर होता है, मतलब निम्न से उच्च में जाता है, तो उधर ही दाब उत्पन्न होगा उच्च सांद्रता वाले घोल में। प्रासरण की क्रिया में विलायक का गमन निम्न सांद्रता वाले घोल से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर होता है। इस क्रिया में उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रासरण दाब कहते हैं। कितना आसान सा परिभाषा है।
इसमें हम वीवीआई नहीं लगाए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए एम आई। कुछ वैज्ञानिक यहाँ एम आई का मतलब मुंबई इंडियंस समझते होंगे, क्योंकि समझिए रहे, आईपीएल में आप लोग बहुत समय बर्बाद किए हैं, इसलिए इस बार कोरोना ने आईपीएल एक बर्बाद कर दिया। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मतलब आप लोग आईपीएल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई छोड़ करके बच्चा सब आईपीएल देखता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर एक नीचे तीर देंगे। इसका मात्रक एटीएम होता है। एटीएम इसका मात्रक क्या होता है? एटीएम होता है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, प्रासरण दाब, और उतना ही वीवीआई था। मिटाएं इसको, आगे क्वेश्चन लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। और बहुत ही जल्द कोचिंग खुलने का उम्मीद है। और ये सब एकदम याद रखिएगा जितना हम लिखाते हैं। हम जान रहे हैं बहुत बच्चे जो है कि नहीं लिख रहे हैं, वो जान रहे हैं वीडियो आइए है कहियो लिख लेंगे। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, कबीर जी का दोहा आप लोग सुने हैं। कोई भी चीज कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद एक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, वांट ऑफ का समीकरण। नहीं, आप कभी सुने होंगे पाई भी बराबर NST, ये सुने हैं ना, पाई भी बराबर NST। यही समीकरण हम लोग प्राप्त करेंगे और 2-3 दिन तक इस पर हम लोग नॉमरिकल बनाएंगे। अच्छा नॉमरिकल है इस पर। और सबसे जरूरी बात कि ये भी बहुत आसान है। वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिए थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वांट ऑफ का समीकरण कहते हैं। तो चूंकि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये पाई भी बराबर NST का, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं ताकि इस पे एक अलग से स्पेशल वीडियो ही बना दें। नहीं तो रहने दीजिए यहीं तक, इस पे आगे देखेंगे क्वेश्चन, ताकि इसमें कुछ नॉमरिकल भी बता दें। ठीक, और घर में आप लोग पढ़ते रहिए।